और आप जानते हैं कि इस वक्त कोरोना से पूरा हिंदुस्तान लड़ाई लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है। और इस लड़ाई में, कोरोना से इस लड़ाई में जो हमारे तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ के से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब तो अपना काम कर रहे हैं। आपको और हमको भी अपनी जिम्मेदारी का पालन करना है। हमेशा मास्क लगाना है। जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं और कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन करें। हालांकि इस वक्त मैं स्टूडियो में हूं जहां पर मेरे आसपास कोई नहीं है, इसलिए मैं फिलहाल ये मास्क उतार रहा हूं। लेकिन जब मैं स्टूडियो से बाहर निकलूंगा तो मैं मास्क को जरूर लगा लूंगा, क्योंकि मास्क लगाना इस वक्त सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कोरोना को लेकर लगातार जो हमारे पास संदेशे आ रहे हैं, लोगों के मन में जो भ्रम है और जो लोग जानना चाहते हैं, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए लगातार हम जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनसे सीधा आपको रूबरू करा रहे हैं। आपके फोन कॉल्स हमारे पास आते हैं, हम आपके सवाल जो हैं डॉक्टर्स तक पहुंचाते हैं और उनके जवाब जो होते हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। आज हम खास तौर से एक बार फिर बात करेंगे, होम आइसोलेशन की बात करेंगे, क्योंकि आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन के लिए बाकायदा नई गाइडलाइंस जारी की हैं। और आपको एक बार फिर बता दें, 85% से ज्यादा कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं, जो बहुत माइल्ड सिम्टम है जिनको होम आइसोलेशन में, बल्कि 85% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। उनको कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको कुछ देखभाल जरूर करनी पड़ेगी, कुछ प्रोटोकॉल का पालन जरूर करना पड़ेगा, अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी पड़ेगी। इन तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे और साथ साथ आज हम कुछ और चीजों पर भी बात करेंगे कि जो दवाइयों को लेकर, कुछ खास दवाइयों को लेकर बाजार में जो मारामारी है, या फिर प्लाज्मा जो है दरअसल वो कितना जरूरी है। प्लाज्मा डोनर की भी लगातार लोग तलाश कर रहे हैं, क्या वो वास्तव में जरूरी है तो कितना जरूरी है। इन सब चीजों पर, आपकी भ्रांतियों पर भी बात करेंगे, सवालों पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अमृतपाल भी जुड़ रहे हैं। और अमृत, नमस्ते आपका। और साथ साथ डॉक्टर नरेश त्रेहान जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि चेयरमैन है मेदांता मेडिसिटी के। लेकिन इससे पहले ये भी बता दूं, आपके हमारे जो फोन कॉल है, आप फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 23387031 हम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारा नंबर है 011 दिल्ली का STD कोड जरूर लगा लीजिएगा और इस पर आप कॉल करेंगे तो हम आपके सवाल लेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। अमृत, I'm also alone in this room, so I'll take this mask off, my mask off for the moment for the purpose of this broadcast. But as Ashok said, the moment we finish this broadcast, we put our masks back home. I am right now coming live from the safe environment of my home. I'm alone in my room, so I've taken this mask off. But the fact of the matter is, when we go out or even when we go to common places within our homes, we should wear masks, because more and more data suggests that this virus is now airborne. The transmission is happening through the aerosols that float around in the air. In fact, a study to that effect was published in The Lancet. So the government and various experts and doctors are suggesting that even when you are within common places of home, please wear a mask. So we cannot stress enough the importance of the mask, because this mask is our only weapon against this pandemic. As Ashok said, today we'll be talking about and management, what all it entails. Ashok. जी अमृत, आपके पास आऊंगा। डॉक्टर नरेश त्रेहान हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊं उससे पहले आज कुछ मैं बिंदुवार समझा देता हूं। दरअसल होम आइसोलेशन को लेकर जो नई गाइडलाइन आई है, उसको समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि ज्यादातर मरीजों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। कोरोना के लक्षण हो तो घबराएं नहीं, पॉजिटिव रिपोर्ट आए तो भी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को हॉस्पिटल भागने की जरूरत नहीं है। ये बार बार हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। 85% से ज्यादा कोरोना मरीजों को हल्का इन्फेक्शन होता है, 85% से ज्यादा, 85% से ज्यादा। ऐसे सभी मरीज डॉक्टर की सलाह से बुखार, सर्दी, खांसी, जो भी सिम्टम्स हैं, उनकी दवा लेकर ठीक हो रहे हैं। 15% कोरोना मरीजों को ज्यादा इन्फेक्शन होता है, 15% ऐसे हैं जिनको ज्यादा इन्फेक्शन थोड़ा गंभीर होता है, पर इनमें से भी सिर्फ 5% मरीज ऐसे हैं जिन्हें ICU या वेंटिलेटर की जरूरत है।
तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि पॉजिटिव अगर आप हो भी हैं तब भी बिल्कुल घबराए नहीं। ये बहुत जरूरी बात है कि आपको घबराना नहीं है। अगर ऑक्सीजन का स्तर 94-94 तक है और बुखार बहुत तेज नहीं, तो घर पर ही रहकर होम आइसोलेशन में आप ठीक रह सकते हैं। घर पर रहकर डॉक्टर से सलाह करें और होम क्वारंटीन में ही अपना इलाज करें डॉक्टर की सलाह पर। ज्यादातर कोरोना के मरीज होम क्वारंटाइन में ठीक हो रहे हैं, यह हम आपको बार बार जानकारी दे रहे हैं। कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन में रखने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज नई गाइडलाइन जारी की हैं। नई गाइडलाइन है जिसमें कहा गया है कि वे मरीज जिनमें शुरुआती लक्षण हैं या फिर लक्षण नहीं हैं, उन्हें घर पर होम आइसोलेशन में ही रहकर स्वस्थ होना है। साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी होम क्वारंटीन में ही रहना पड़ेगा अगर आप ऐसे किसी मरीज के संपर्क में हैं। घर पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पूरी देखभाल करें, उसको सही होने के लिए जो जरूरत है वो सब आपको करना है। संक्रमित व्यक्ति के परिजनों को लगातार अस्पताल के संपर्क में रहना होगा। नई गाइडलाइन ये कहती है जिन मरीजों को HIV, कैंसर और ट्रांसप्लांट हुआ है वो होम आइसोलेशन से पहले डॉक्टरों की अनुमति जरूर ले लें। मरीज हमेशा ट्रिपल लेयर मास्क पहने, ये जरूरी है। ट्रिपल लेयर मास्क हमेशा पहने। मरीज के मास्क को हर 8 घंटे पर बदलना अनिवार्य है। हर 8 घंटे पर मरीज की देखभाल करने वाले कमरे में प्रवेश करते समय मरीज और देखभाल करने वाले जो हैं दोनों को मास्क पहनना है। इस्तेमाल किए हुए मास्क को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ डिसइंफेक्ट करके फेंकना है। मरीज को भोजन में ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ दें। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ मरीज को दें। शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए काफी मात्रा में लिक्विड पीना जरूरी है। ये भी इस मरीज को 2 दिन में 2 बार गुनगुने पानी से गरारे करने, स्टीम लेने की सलाह दी गई है। तो ये तमाम चीजें हैं और डॉक्टर नरेश त्रेहान हमारे साथ जुड़े हैं। नई गाइडलाइन हमने देख ली। डॉक्टर नरेश त्रेहान, सबसे पहले ये बात कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें लोगों को आप सबसे बड़ी सलाह इस वक्त क्या देंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग हॉस्पिटल्स के लिए ऑक्सीजन बेड के लिए भाग रहे हैं और उसको लेकर के लोग मदद मांग रहे हैं। रेमडेसिविर के लिए लोग भाग रहे हैं। तो इसको लेकर बहुत सारे भ्रम की स्थिति है। इसलिए आपसे बेहतर कौन होगा जो आज लोगों को गाइड कर सके कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अपना ख्याल रखना है? तो अगर जो हम शुरुआत से करें तो कई लोगों को पहले शुरुआत में एक गले में खराश या टेम्परेचर या ये सांस लेने में कुछ तकलीफ अगर जो होती है तो पहला इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट करके और एक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये भी आपको पता लग जाना चाहिए कि कोविड है तो उसके लिए जो टेस्ट कराएंगे हम RT-PCR, उससे पता लग जाएगा कि ये अगर जो कोविड है तो डॉक्टर की गाइडेंस में डॉक्टर है या कोई आपके नेबरहुड में डॉक्टर है जो कोविड का इलाज कर रहा है, उससे संपर्क करें पहला काम तो, क्योंकि डॉक्टर्स की गाइडेंस में ही सब कुछ करना है। दूसरा, सब हॉस्पिटल में जैसे हम मेदांता में है, मेदांता में भी हमने एक ऐप बनाया है जिसके माध्यम से आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं इमीडिएटली और डॉक्टर आपको फोन करके सारी गाइडेंस देगा। उसमें हमें ये देखना होता है कि हर एक शख्स जिसको कोविड होगा उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, पर ये भी हमें ये एहसास है कि जिसको होता है उसके दिल में एक ऐसा भय फैल जाता है, उसकी फैमिली में पैनिक फैल जाता है कि कोई जल्दी इसका इलाज किया जाए। उसमें 2 बातें होती है। एक तो उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है उस समय, जब तक डॉक्टर गाइडेंस नहीं दे कि हाँ ऑक्सीजन का लेवल गिर गया है या कोई ऐसी बात हुई है, जैसे जो CT स्कैन का स्कोर है, जो उनके ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें निकले कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन काबू में नहीं आ रही मेडिसिन के माध्यम से, तभी उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत होती है, पर गाइडेंस डॉक्टर की मिलेगी। इसीलिए पहला स्टेप है कि अपने घर पे ट्रीटमेंट शुरू करें। 90% से ज्यादा लोग घर पे ही ट्रीटमेंट पे ठीक हो जाएंगे। अगर जो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है घर पे, जो कई लोगों को पड़ेगी, तो अपने घर पे ऑक्सीजन का भी इंतजाम कर ले तो अच्छा रहेगा कि अगर जो कभी जरूरत पड़ती है तो वो ले सकते हैं।
दूसरा, आप ये डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब एक मिनट, क्वारंटीन सेंटर्स बन गए हैं। अगर घर पे तकलीफ हो रही है और सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है तो इंटरमीडिएट सेंटर्स में भी आप जा सकते हैं जहां पे ऑक्सीजन की उपलब्धि है। जो जिसको हॉस्पिटल में पहुंचना है उसके लिए हॉस्पिटल बेड मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जिन लोगों को जरूरत नहीं है वही आके पहले बेड ऑक्यूपाई कर लें इस डर से कि कभी जरूरत पड़ेगी तो हम यहीं पहले पहुंच जाएं, उससे क्या नुकसान होता है? दो बातें होती हैं। एक तो ये है कि जिस मरीज को हॉस्पिटल में होने की जरूरत नहीं है वो अपने आप को एक्सपोज करेगा, जो भी वायरसेस घूम रहे हैं, जो नए म्यूटेशन है, वो उससे एक्सपोजर अननेसेसरी हो, नहीं करना है। दूसरा ये है कि आप किसी का बेड ऑक्यूपाई कर ले हो कि जिसकी जान बाहर चली जाए, तो वो भी ठीक नहीं लगेगा किसी इंसान को कि अगर जो आपने अपने स्वास्थ्य की वजह से बेड ऑक्यूपाई कर लिया और किसी और को जिसको जरूरत थी बेड नहीं मिला, तो उसमें तकलीफ होगी, आपको भी होगी, जिसकी फैमिली जिसका लॉस हो जाए उसको भी बहुत तकलीफ है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि ये हमारी पूरी देश का प्रॉब्लम है, हमारे पूरे देश की लड़ाई है ये। तो हर एक जो नागरिक है उसको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आपने बताया कि अपने आप की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, मास्क कैसे पहनने हैं, वो सबसे बड़ा जो वेपन हमारे पास है इस संक्रमण से लड़ने के लिए जो बहुत भयंकर हो गया है, ये सबसे पहला है कि हम अपने को प्रोटेक्ट करें। ये हमारा जैसे पर्सनल लॉकडाउन करें, कंट्री को लॉकडाउन करने से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए अगर जो हम सारे मिलके इस पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे, तो आप समझेंगे जैसे लॉकडाउन ही है पर एक्टिविटी चल रही है, पर सेफ्टी से चल रही है। दूसरी बात जो देखी गई है कि इस वायरस का ऐसा है, और मैं इसीलिए स्ट्रेस कर रहा हूं कि अपने आप को इमीडिएटली आइसोलेट करें, क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी पिछली वेव से डबल है। तो पहले देखा जाता था कि एक फैमिली में 1-2 लोगों को होता था, बाकी बच जाते थे। अब ये सारों को हो रहा है फैमिलीज में, तो ये भी बहुत चिंता की बात है हमारे लिए। और इसीलिए ये ट्रीटमेंट, जैसे मैंने बोला, 90% से ज्यादा लोग घर पे ही ठीक हो जाएंगे। तो पहले उसको पूरा ये चांस देना चाहिए कि अगर जो घर पे ही हो जाए तो आप सेफ भी रहेंगे, आप कंफर्टेबल भी रहेंगे, और दूसरी बात यह है कि ये भी जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस वगैरह होती हैं उससे भी बच जाएंगे। तो हॉस्पिटल उसी को जाना है जिसको बहुत जरूरी है। जी कुछ सवाल और लेकर आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। श्याम सुंदर छत्तीसगढ़ से हमें फोन कर रहे हैं। श्याम सुंदर जी नमस्कार, पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे यहाँ टमाटर का उत्पादन और आम का उत्पादन ज्यादा है, तो क्या जैसे अभी संतरा नींबू मारा मारी है, ज्यादा महंगे दाम में मिल रहे हैं, विटामिन सी की गोली भी ज्यादा महंगा भी है, सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध कम से कम हो पा रहा है जी। ऐसे में टमाटर और आम विटामिन सी के माध्यम से कितना ज्यादा कारगर रहेगा? ठीक, क्योंकि ये बात महत्वपूर्ण है कि विटामिन सी लगातार लेते रहे। डॉक्टर साहब ये कहा जा रहा है, डॉक्टर भी एडवाइस कर रहे हैं, और कई जगह पे दवाइयों की भी शॉर्टेज है। ऐसे में विकल्प क्या क्या हो सकते हैं विटामिन सी अगर आपको चाहिए तो? ऐसा है कि अगर जो आप देखेंगे, जैसे आपने बोला सिट्रस फ्रूट्स हैं, या जैसे नींबू है, और जितने भी जैसे मौसम्बी है, संतरे हैं, ये सिट्रस फ्रूट्स जो हैं, इनको खाने से विटामिन सी जरूर मिलता है। और इसका बात ये भी बात है कि ये जो हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ये जनरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है इस कोविड पीरियड में। और अगर जो किसी को हो जाता है कोविड, तो उसके लिए हम जैसे जिंकोवेट, विटामिन सी वगैरह देते हैं। तो इसीलिए बेकार में खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर जो आपको तकलीफ होगी तब ये चीजें लें, क्योंकि विटामिन सी लेने से ये नहीं कि संक्रमण नहीं लगेगा, पर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो आप जो भी फ्रूट्स आपको मिल सकते हैं उसका इस्तेमाल करें, तो आपकी हेल्थी डाइट रहेगी। और ये बात है कि जैसे ये भय फैलता जाएगा, वैसे इस हर दवाइयों की शॉर्टेज होती जाएगी। इसीलिए उन लोगों को जिसको जरूरत है, जिसको संक्रमण लग गया है, उसके लिए ये दवाइयां और सब चीजें हमें
छोड़नी चाहिए कि वो मार्केट में मिल जाए। अगर जो सारा देश ही ये खाने लगेगा तो कभी इतनी प्रोडक्शन हो नहीं सकती। तो मैं यही बता रहा था कि एक हमारी जिम्मेवारी है आज के दिन में, हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि कोई ऐसी चीज ना करें जिससे आप अपने स्वास्थ्य के लिए और अपनी सेल्फिश की वजह से आप कहें जी मैं तो ले लेता हूं, अगर जो किसी को तकलीफ होगी उसको ना मिले तो मुझे परवाह नहीं है। ये तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें ये कैरेक्टर अपनाना है कि हमें सबकी हेल्प करनी है, जिसको जरूरत जिस चीज की है उसके लिए देना है। जैसे मैं आपको बताऊं आज क्या खबर आ रही है, लोगों ने इस पैनिक में कि मुझे ना हो जाए दवाइयां खरीद के घर पे रख ली, उनके लिए कोई उसकी यूज नहीं है और 99% उनको जरूरत पड़ेगी भी नहीं, पर उन्होंने इतनी जैसे रेमडेसिविर है, टोसिजुमैब है और एंटीबायोटिक्स है, फेविप्रू है, ये सब लोग ये मार्केट में नहीं मिल रही। और दूसरी बात ये है कि शॉर्टेज की वजह से लोग जो कैरेक्टर जिनका ठीक नहीं होता वो काला बाजारी करते हैं। वो अगर जो लोग पैनिक में उसको भी खरीदने को तैयार है कि पैसे जितनी कोई चार्ज करे, तो ये सब बातें एंटी नेशनल है। हमें आज दिन अपने दिमाग में सोचना है कि ये सारा हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है, दुनिया का प्रॉब्लम है, और हमें एक बिहेवियर अपनाना है जिसके अंदर हम अपनी जिम्मेवारी समझें और सबसे बांट के हम अपनी रिसोर्सेज करेंगे जहां जिसको जरूरत है। तो ये यकीनन हिंदुस्तान में जो आज तकलीफ आप देख रहे हैं, दवाइयों की शॉर्टेज, ऑक्सीजन की शॉर्टेज, ये चीजें, इससे हमें राहत मिलेगी। बिल्कुल। तो ये मेरा बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है सारी पब्लिक को कि ये आप अपना बिहेवियर ठीक रखें, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, तीनों चीजों का बहुत एक सिंसियरिटी से आप उसका पालन करें कि आप मास्किंग हर वक्त रखेंगे। अगर जो आप बाहर जाते हैं घर से, तो आज के दिन हम कह रहे हैं क्योंकि ये वायरस और भी ज्यादा खतरनाक है, तो डबल मास्क करिए, और ये जरूरी है कि आपका मास्क पूरा फिट हो आपके फेस के ऊपर के बाहर से कीटाणु ना जा सके। दूसरी बात, ये जो आपको कोई जो हमारी कल्चर में है कि हमें ये बॉडी मतलब के हाथ मिलाना, हगिंग करना, ये चीजें बिल्कुल भूल जाएं। अपना नमस्ते दूर से 6 फीट की दूरी से करें। जब बात करते हुए कभी मास्क ना उतारें, और जब घर पे रहते हैं तब भी मास्क पहने जब लोग आपके आसपास हैं, क्योंकि ये सारी फैमिली के ऊपर फैल सकता है एक शख्स से। तो ये अगर जो आप एहतियात रखेंगे, और जैसे ये दवाइयों का बद इस्तेमाल, मतलब जब आप उसकी होर्डिंग शुरू करेंगे तो उससे बहुत नुकसान होगा लोगों का जिनको बहुत जरूरत है, और वो फिर भागते फिरते रहेंगे ढूंढने के लिए, और उस टाइम उनको तकलीफ हो जाए तो ये कभी माफ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अमृत, आपका सवाल। I would want you to put out for people who are already COVID affected and at home, what is the protocol that they need to follow? What do they need to do? What are the do's and what are the don'ts? We are running these slides in one window about the guidelines that the government has issued for home isolation and home management. If you could spell out the do's and don'ts of a patient who is affected by corona or COVID and is home isolated. So there are several things one needs to understand and do. First thing is, your own immunity is the most important weapon once you get the virus. Then that immunity depends upon two things. One, your physical activity, and also your nutrition. So what is important is that in spite of the fact that you may not feel so well, you must be active by walking around every 1 or 2 hours for a few minutes. If you keep moving, your muscles will not get that stiff, you will not get that pain, and also your immunity will get built. The second thing, most important thing, is your nutrition. Your nutrition should be rich in protein. Whether you're vegetarian or non-vegetarian, you should make sure that you get at least 30 to 40 grams of protein a day while you are affected by the virus. The third thing that we see
is your health of your lungs and your respiratory system. So there are, in fact, today only I have recorded from my yoga teacher the exercise one should do, and we were going to put, after editing will be out by tomorrow, I hope, where we are saying to people that these are the yogic exercises, very simple, which you can do, the breathing exercises, which you will keep your lungs inflated, well oxygenated, and you will hopefully not feel the deficiency of oxygen. You will not get short of breath as one of the major symptoms of this problem. So if you do these three things, and the other thing that we want you to do is do not lie on your back for prolonged periods of time. You should always be either side to side, and if you can tolerate, you should be lying on your stomach, which we call prone, because of the fact that when you do this rotation, the oxygen and the blood meet together so that the oxygen exchange can take place. So that's why we say prone, because when you're lying on your back, which we call supine, the blood, because of the gravity, will flow at the back of the lung, and air, which is lighter, will flow in the front of the lung. So there is not enough interaction between blood and air, so that oxygen exchange gets a little stunted. If you do the rotation and you lie on your back, this helps to oxygenate your body and your blood. So these are the 3-4 things you can do, which will help you, and also hydration. Drink enough fluid, because you should not get dehydrated. So these are the 3-4 things. Then, as I said very clearly, you must be under the guidance of a doctor who should prescribe the appropriate medicine at the right time. Because everybody should not panic and say, I need remdesivir, I need tocilizumab. No. There are particular cases which will benefit from remdesivir, and particular cases which will require other anti-inflammatory drugs like cortisone, and even the ultimate drugs like some of them that we are using now, which is known as tocilizumab. So what has happened? People understand that these are the medicines, and if I take them right away, I will feel better or I'll escape. No, that doesn't help you, but you can also get the side effects of the medicine. So the key word here is always take the guidance of a doctor. All the doctors are now aware of the protocol which they should administer at what time and to what patients. So don't try to do self-medication. Let it be done under supervision. And only go to the hospital when the doctor feels that the home quarantine and the home care program is not working good for a person and they need to go to the hospital. Certainly you should try to get to the hospital. डॉक्टर साहब, आपने दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु आ रहे हैं. आपने ऑक्सीजन की बात करी, रेमडेसिविर की बात करी, और साथ साथ प्रोन, किस तरह से आप प्रोन पोजीशन में रह करके वो कर सकते हैं. आपने शुरू में कहा था कि होम आइसोलेशन वाले सिर्फ उन्हीं लोगों को हॉस्पिटल जाना चाहिए जिनको जरूरत हो, और दूसरी बात ये कि कुछ लोगों को जिनको जरूरत है वो ऑक्सीजन घर पर ले लें. सवाल यह कि किसको जरूरत है. 94 एक कट ऑफ मार्क दिया गया है. 94% तक अगर आपको ऑक्सीजन लेवल आ रहा है तो आपको ऑक्सीजन की शायद जरूरत नहीं है. तो किस स्तर पर आपको ऑक्सीजन घर पर लाने की जरूरत है? तो अगर जो आप देखते हैं कि आपका ऑक्सीजनेशन जो नॉर्मली 94 और 98 की चलता है, अगर जो वो गिरना शुरू हो गया और 90 की तरफ आ रहा है, क्योंकि 94, 93 पे पैनिक नहीं करना है, 92 में भी नहीं करना है, 92 से नीचे अगर जो ट्रेंड आ रहा है तो ऑक्सीजन यूज करनी चाहिए. इतनी ऑक्सीजन यूज करनी चाहिए कि आपका जो ब्लड SpO2 जो आप देखते हैं मॉनिटर के ऊपर, पल्स ऑक्सीमीटर बताता है आपको क्या SpO2 है, उसको आप 90 से ऊपर 93, 94 तक रखें तो बहुत अच्छा है. अगर तो इसलिए अगर जो थोड़े 3-4 लीटर ऑक्सीजन से भी, क्योंकि हॉस्पिटल में भी आपको ऑक्सीजन ही मिलेगी पहले, और मोस्ट जो मेडिसिन है वो घर पे नहीं मिल सकती है. तो वो जो ट्रीटमेंट जैसे ऑक्सीजन की हम कहते हैं, अगर जो 4-5 लीटर पे आपकी ऑक्सीजन 94, 95 तक रह रही है तो फिर अभी भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, पर डॉक्टर को बताना जरूरी है. क्योंकि एक टाइम आएगा अगर जो किसी को फीवर आ रहा है और उनके ब्लड टेस्ट बता रहे हैं कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, तब उनको कॉर्टिसोल भी देंगे, ऑक्सीजन भी देंगे,
और अगर जो वो लिमिट से बाहर जा रहा है तो उनको हॉस्पिटल लाएंगे। तो ये मेन चीजें हैं जिसपे हमें तवज्जो रखनी है। फीवर होगा, 100-102 होगा, दवाइयां जो देते हैं उसकी वजह से वो नीचे आ जाता है, और जब अगर जो लंग्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है तो उसमें इमीडिएटली हम कॉर्टिसोन शुरू करते हैं। तो ये सीक्वेंस हर डॉक्टर को पता है, पर मैंने जो पहले चेतावनी दी थी कि एज अ पेशेंट को नहीं अपने आप डिसाइड करना कि मैं सेल्फ मेडिकेट करता हूं, वो खतरनाक। जी, ये महत्वपूर्ण बात है कि पेशेंट को लगातार जो है या उसके परिजनों को लगातार डॉक्टर से संपर्क में रहना है, उनसे सलाह लेनी है। पर इसमें एक बात ये कि डॉक्टर साहब कई वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत फ्लोट कर रहे हैं कि जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 के आसपास गया और उससे नीचे गया, उनको प्रोन एक्सरसाइज या प्रोन जो तरीका है उससे जो है लोग कह रहे हैं कि उससे काफी हद तक उनको मदद मिल जाती है और ऑक्सीजन के पीछे भागना नहीं पड़ता। इसमें कितनी सच्चाई है सर? इसमें सच्चाई है, जैसे मैंने समझाया ना कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ब्लड और एयर का जो आप एयर ब्रीथ करते हैं जिसमें ऑक्सीजन है, उसका तालमेल जब थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, क्योंकि एक पेशेंट जो बीमार हो वो नॉर्मली पीठ पे ही लेटा रहता है, तो ये मिसमैच से ऑक्सीजन गिर सकता है। दूसरा, आप सोचेंगे अगर जो आप सो रहे हैं रात को और सुबह उठे, कि मैं कई बार सुनता हूं लोगों को कि मैंने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया तो वो तो 88 और 90 के बीच में था, तो उनसे पूछो कि आप उठ के चले तो क्या था, वो फिर 95-96 हो गया था। इसका मतलब वही मैं बता रहा हूँ कि पोजीशन चेंज करने से आपकी ऑक्सीजन जरूर इंप्रूव करती है, और उल्टा लेटने से यही फायदा होता है। अगर जो आप आधा घंटा उल्टा लेटेंगे तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 3-4 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रोटेट करते रहो, और अपने अगर जो प्रोन जिसको हम पेट पे कहते हैं वो करें तो आपको वो फायदा होगा। उसके बावजूद भी अगर जो गिरता है तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें घर पे, 3-4 लीटर से भी अगर जो काम चल रहा है आपका, तो उसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। पर जैसे मैंने बताया, एज ए डॉक्टर हम सिर्फ एक चीज नहीं देखते, हम सारा ग्लोबल सिस्टम देखते हैं कि कितनी इन्फ्लेमेशन है, कितना ऑक्सीजन लेवल है, कितनी इसमें HRCT का स्कोर था। ये सब चीजें मिला के डिसीजन होता है कि हॉस्पिटल जाना उचित है, और वो क्या उचित टाइम पे आ जाए, तो ये एडवाइस दी जाती है। आज के दिन तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। आज देखेंगे कि आज के दिन में हम संक्रमण से पहले अगर जो मेदांता जैसे हॉस्पिटल में 100-150 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे सब मिलके, आज 600-700 से भी ज्यादा कर रहे हैं कि लोगों को घर पे सिक्योरिटी हो जाए। हम ही नहीं, और हॉस्पिटल भी कर रहे हैं। तो ये सुविधा उपलब्ध है, आप लोगों को ऐप के जरिए ये ढूंढ लेना चाहिए, और गवर्नमेंट का भी ऐप है, उसमें भी गाइडेंस मिलती है। तो इसीलिए आप इसका इस्तेमाल करें, आप हेल्प लें डॉक्टरों की, आप हेल्प लें हेल्पलाइन की, पर अपने आप में, क्योंकि अगर जो अपने आप ही आप समझने की कोशिश करेंगे, फैमिली करेगी, तो फिर वो फिगर बढ़ता जाता है, और उसमें फिर पैनिक आ जाता है, और पैनिक में इधर उधर भागते हैं लोग, उसमें बहुत नुकसान हो जाता है। ये भी बात है कि जैसे आप लोग पहुंच गए हॉस्पिटल्स में, जगह ना हो तो आप देख रहे हैं कि लाइनें लगी हुई है बाहर। ये किसी का कसूर नहीं है। ये प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो ये वेव आई है, ये पिछली वेव से 3 गुना से भी ज्यादा नंबर लोगों को अफेक्ट कर रही है। अब उतना हमारे बड़ा मेडिकल सिस्टम नहीं था कि हम इस वेव को संभाल लें, बट इसकी जैसे ऑक्सीजन की कमी है वो भी पूरी करी जा रही है। ये विश्वास दिलाया जाता है कि अगले हफ्ते तक ये भी काबू में आ जाएगी, तो ऑक्सीजन भी मिल जाए, नए बेड्स भी बन जाएंगे, तो लोग, पब्लिक को सुविधा होगी। क्योंकि अगर जो आप देखते हैं कि पब्लिक कितनी तकलीफ से निकल रही है, तो इससे बड़ा दुख होता है, इससे बड़ी चिंता होती है, और खास करके डॉक्टर के नाते हमारे लिए तो ये बहुत ही तकलीफमंद चीज है कि हम देख रहे हैं कि लोगों को जिसको हम ट्रीट करना चाहते हैं, हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास बेड्स नहीं है, और लोग सफर कर रहे हैं। ये इस मिसमैच को हमें ठीक करना है जल्दी से जल्दी। ऑक्सीजन की जरूरत है, और बेड्स की जरूरत है, और पब्लिक में डिसिप्लिन की जरूरत है। सबसे ज्यादा पब्लिक ही हेल्प कर सकती है, फिर जो मेडिकल प्रोफेशन हेल्प कर सकता है, और गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है। तो जो इनमें तीनों को मिलके हम ये जंग लड़ेंगे, यकीनन ये जंग जीतेंगे। पर इतने
खरीदने में हम नहीं चाहते कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाए, मृत्यु हो जाए, या ऐसा इतना इफेक्ट पड़ जाए उनके ऊपर कि उनके लंग्स कभी पूरे रिकवर ना करें। इस चीज का हमें फिक्र है। तो इसलिए मैं जो बात अपने आप को रिपीट भी करता हूं हर बार कि देखो, पहला लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर सिटीजन की है। क्यों? आपको अपने को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, अपनी सोसाइटी और देश को बचाना है। ये तो आप इसमें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, हमने ये भी बता दिया कि होम क्वारंटीन और होम ट्रीटमेंट कैसा चल सकता है। उसके बाद इंटरमीडिएट जगह भी है, वहां पे भी हम इंतजाम हो गए हैं कि लोग वहां भी जा सकते हैं, और जिसको जरूरत है हॉस्पिटल में वो चला जाएगा। अगर जो इन 4 चीजों को ध्यान में रखें तो ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिटीजन की और मेडिकल प्रोफेशन की होगी। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सपोर्ट सर्विसेज चाहिए उनको भी हमें पूरा प्रोवाइड करना है। जो खामियां हैं, जैसे वैक्सीन जल्दी से जल्दी उपलब्ध होएगी, जो प्रयास हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ जाए, इंपोर्ट्स आ जाएं, तो वैक्सीन भी उपलब्ध हो जाएगी। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि वैक्सीन के फायदे बहुत ज्यादा है। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए। और जो 2 वैक्सीन आज है और तीसरी भी स्पुतनिक भी हो गई है, जो रशियन वैक्सीन भी वो हो गई है अप्रूव, ये तीनों वैक्सीन एक जैसी हैं, इनके रिजल्ट्स एक जैसे हैं। जिसको 2 डोज लग गए उसके 2 हफ्ते बाद उनकी इम्यूनिटी पूरी हो जाती है। और हमने देखा है कि हमारे डॉक्टर्स जिनकी पूरी 2 डोजेस लग गए थे, उनको भी अब थोड़ा बहुत कोई 5% को अभी भी वायरस लग रहा है और थोड़ी सी डिजीज हो रही है, पर इसमें फर्क ये है कि उनको बहुत माइल्ड है। उनको थोड़ा 1-2 दिन बुखार भी होगा, कुछ सिर दर्द होगा या कुछ होगा, और या बॉडी में थोड़ा दर्द होगा, और उसके बाद वो बिल्कुल रिकवर कर रहे हैं जल्दी से जल्दी जी। तो इसका मतलब जिसको वैक्सीन लगी है, पूरे डोज लग गए, इम्यूनिटी हो गई, उसको वायरस की इन्फेक्शन होगी भी तो बहुत माइल्ड होगी। तो हमारा ये प्रयास है कि जितनी जल्दी ये हमारी पॉपुलेशन को उस तरफ ले जाया जाए कि इतने लोगों को वैक्सीन लग जाए और इतने लोगों को इम्यूनिटी हो जाए कि हमारी शील्ड, जो जिसको कहते हैं ह्यूमन शील्ड, हर्ड इम्यूनिटी, वो जिस दिन हम 65-70% पॉपुलेशन पे पहुंच जाएंगे जिनको वैक्सीन लगी है या पहले संक्रमण हुआ है, तो हमारे को ये तब हम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। उससे पहले बिल्कुल वही मास्क, दूरी और हैंड हाइजीन, बिल्कुल ये तो करना ही है। और मुझे लगता है, अगर जो आप मेरे से पूछे, इसका तो पूरा अंदाजा नहीं है, पर मेरा अंदाजा ये है कि ये एंड ऑफ दिस ईयर 21 के एंड तक हमें ये एहतियात यूज करने पड़ेंगे। उसके बगैर नहीं करेंगे तो बहुत भारी उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। हमको लगातार अपने गार्ड जो हैं वो अपने सतर्क रहना पड़ेगा, लगातार हमें प्रोटोकॉल्स का पालन करना पड़ेगा, और वैक्सीन ज़रूर लगाएं, जैसा डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कहा। उसके फ़ायदे जो है साफ तौर पर दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश त्रेहान, आप हमारे साथ जुड़े और लगातार जो लोगों के मन में जो संदेह हैं और किस तरह से, कैसे आपको होम आइसोलेशन में रहना है, कैसे आपको ठीक होना है होम आइसोलेशन में, और कैसे आपको भागा दौड़ी नहीं करना है, और एक नागरिक के तौर पर क्या जिम्मेदारी है, उस सब पर डॉक्टर साहब ने हमारे साथ बात की। एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक नया पैनल होगा, नए डॉक्टर्स होंगे, और उनसे भी जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उन पर भी खुलकर चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम, ये ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your दिल, I'm cool, chill your दिल, I'm cool, chill your दिल। स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। तो आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा
होम आइसोलेशन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है और कोरोना में किस तरह से लोगों को बिहेव करना है। अगर आपके घर में कोई मरीज है, पर घबराना बिल्कुल नहीं है आपने। अगर कोई इस तरह के मरीज है जिसमें थोड़े सिम्टम्स हैं तो कैसे आपको बिहेव करना है, उसके लिए पूरी गाइडलाइन जो है बाकायदा जारी की गई है। हम लगातार आपके फोन कॉल्स भी ले रहे हैं और डॉक्टरों की सलाह भी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ 2 नए मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनिल गुर्टू हमारे साथ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और प्रोफेसर डॉक्टर ध्रुव चौधरी PGIMS रोहतक, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनिल गुर्टू, मेरा पहला सवाल जो आपसे जानना चाहूंगा दर्शकों की जानकारी के लिए, क्योंकि इस वक्त जो एक हम देख रहे हैं रेमडेसिविर के लिए, आप सोशल मीडिया पर भी जाएं वहां बहुत मारामारी दिख रही है। हमने देखा था कि लगातार ये कहा जा रहा है कि वो रेमडेसिविर ऐसा नहीं है कि वो रामबाण है, आपको मिल गया तो आपका कोरोना साफ सही हो जाएगा। फिर भी हम देख रहे हैं डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मरीज उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन लेकर भाग रहे हैं, मारामारी है। कैसे इसको एड्रेस करना चाहिए इस इशू को, आपको क्या लगता है? किसको दरअसल जरूरत है, किसको नहीं है इसकी? ये क्या इसमें कुछ मिसमैच हो रहा है क्या? रेमडेसिविर के बारे में जो सब में जरूरी बात जानकारी, जहां तक कि आज हमारे सामने जो समझ है इस रेमडेसिविर के बारे में, उसको मद्देनजर रखते हुए पहली बात तो यह है कि रेमडेसिविर मौत से नहीं बचाती आपको। अगर कोरोना से आपकी मौत होनी है तो रेमडेसिविर आपको नहीं बचाएगी। ये नहीं कि रेमडेसिविर ले लिया तो आप मरने से बच जाएंगे। तो ये जिंदगी और मौत का जो खेल है उसमें रेमडेसिविर का कोई योगदान नहीं है, आपको नहीं बचाएगी वो। उसमें सिर्फ 2 ही 3 चीजें बचाती हैं, ठीक टाइम पे ऑक्सीजन, ठीक टाइम पे स्टीरॉइड्स और ठीक टाइम पे जो हिपैरिन और ब्लड थिनर्स हम देते हैं। ये 3 चीजें। रेमडेसिविर आपको इससे भी नहीं बचाएगी कि अगर आपको मॉडरेट है तो मॉडरेट से आपको वेंटिलेटर पे जाने की नौबत ना आए, वो भी नहीं बचा पाएगी आपको रेमडेसिविर। अगर आपकी बीमारी बढ़ गई है हद से बाहर और वेंटिलेटर पे जाना है आपको, तो आप जाएंगे, रेमडेसिविर या नहीं रेमडेसिविर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ सबसेट, बहुत छोटा सबसेट है पेशेंट्स का, जहां पर ये 3 से 5 दिन तक बिस्तरे पे रहने, जो अस्पताल में भर्ती है उसको कम कर देता है बिना मौत का दर को कम किए। तो रेमडेसिविर ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है। अगर अस्पताल में मिल रहा है और आप उस बहुत छोटे से सबसेट में हैं जिनको की फायदा होने का कुछ अनुमान है, उनको भी मौत से नहीं बचते हैं ये लोग रेमडेसिविर के वजह, बस अस्पताल में जो एडमिशन रेट है, दिन है, वो कम हो जाते हैं। तो अस्पताल में मिल रहा है, आप उस छोटे से ग्रुप में है जिसमें फायदा हो सकता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है, कुछ नहीं होएगा। आपको जो आम इलाज हैं, ऑक्सीजन, स्टीरॉइड और ब्लड थिनर, ये 3 चीजें ही आपकी जान बचाएंगी। रेमडेसिविर मिल गया तो ठीक है, और अगर आप उस ग्रुप में हैं तो ठीक है, वरना चिंता की कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है विशेष। तो डॉक्टर साहब, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि देश भर में जो खबरें लगातार आ रही हैं कि ज्यादातर डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मरीजों को, और मैंने जैसा कहा मरीज फिर वो प्रिस्क्रिप्शन लेके घूम रहे हैं। अगर इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है तो फिर क्यों इसको लेकर के, इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है इस इशू को? क्या तमाम डॉक्टर्स के बीच में, देश भर में जो तमाम डॉक्टर्स हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये मैसेज जो है यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी दिया गया, आपने भी लगातार कहा, लेकिन क्या ये देश भर में मैसेज अभी पहुंचा नहीं है कि देश भर में हम देख रहे हैं कि लोग इसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं? देखिए, हम डॉक्टर्स भी इंसान हैं और हम अपने मरीजों के लिए हमेशा भला अच्छा करने की ही नजर से कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी दवाई लिखते हैं कि उनका भला होए। अब जब मरता क्या ना करता, कोई खास हालत बिगड़ रही है मेरे सामने मरीज की, तो चलो ये भी कर लें, चलो वो भी कर लें, वो एक नेचुरल इंसानी साइकोलॉजी होती है, मानसिकता होती है। तो उस वक्त डॉक्टरी कम और एक पैनिक, जो कि एक नॉर्मल है, सब में होता है कि चलो कुछ तो करें इसको बचाने के लिए, कुछ तो दें इसको बचाने के लिए, ये इतनी त्राही में है, त्राही हो रही है, त्रासदी है। तो उस वक्त एक नेचुरल एक्शन टेंडेंसी आती है, ये सब में होती है, उसको रोकना ही प्रोफेशनलिज्म कहते हैं कि कैसे अपनी भावनाओं को, जो पेशेंट को किसी भी तरह से बचा लेने की जो भावना उभरती है जब सामने पेशेंट मर रहा है और हमारे पास कोई उपाय नहीं है, उसको किस तरह से रोक के कहा जाए कि भाई जो कुछ है
ये नहीं काम करेगा इस वक्त, जो काम करेगा उसको और आगे ले जाते हैं, जो नहीं करता है उसको नहीं देते हैं। वो थोड़ा सा उस वक्त हम सब भी इंसान हैं तो भावनाओं में आ जाते हैं, और एक तरह का डॉक्टर्स में भी ये पैनिक सा आ जाता है, वो पेशेंट्स के पैनिक से जुड़ जाता है और फैलता है। तो ये आम है, आम साइकोलॉजी है, आम मानसिकता है, भावनाएं हैं, भावुक हो चुके हैं हम सब इस वक्त, क्योंकि संक्रमण बहुत खतरनाक हो गया है, फैल रहा है जी। सो ये वही है। तो थोड़े टाइम से आपके प्रचार के जरिए जैसे जैसे मैसेज फैलेगा वैसे वैसे हम समझ पाएंगे इस बात को कि हाँ, ये मौत से नहीं बचाता है रेमडेसिविर, अगर नहीं मिल रहा है तो मरीज को नहीं भगाना है कि लेके आओ किसी भी तरह, और बाकी इलाज उतना ही कामयाब है, ज्यादा कामयाब है जी मरीज को बचाने के लिए। जी सर मैं आगे आऊंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं बिहार से, राजेश जी हमें फोन कर रहे हैं। नमस्ते राजेश जी, क्या सवाल है आपका? सर सवाल मेरा यही है कि हमें हेपेटाइटिस बी है और हम कोविड का टीका ले सकते हैं या नहीं? अच्छा, हेपेटाइटिस बी है, आप पूछ रहे हैं कि कोविड का इंजेक्शन ले सकते हैं कि नहीं। डॉक्टर ध्रुव चौधरी। देखिए, जैसे साहब ने पूछा कि इनको हेपेटाइटिस बी है और क्या ये टीका ले सकते हैं कि नहीं। टीके के अंदर किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स के अंदर हमें ये देखना है कि लिवर फंक्शन नॉर्मल है कि नहीं। वो भी हमको इसलिए देखना है दो कारणों से, कि एक, अगर नॉर्मल है लिवर फंक्शन तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको जब टीका लगता है तो लिवर के अंदर खून रोकने को, स्त्राव को रोकने के सब्सटेंसेस बनते हैं, वो एडिक्वेट होने चाहिए। एक तो वो बात है, ताकि टीका लगे तो वहां लोकल हेमेटोमा ना हो। दूसरा, जब भी हम दवाई देते हैं लिवर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम होती है पेशेंट्स के अंदर, तो उस चीज को हमें एफिकेसी देखते हैं। लेकिन अगर कोई सिंपल हेपेटाइटिस बी कैरियर, लिवर फंक्शन नॉर्मल है, किसी भी तरह की ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है टीका, और आप आराम से जाके टीका लगवा सकते हैं। ठीक। डॉक्टर ध्रुव चौधरी, आपसे एक बात मैं और जानना चाहूंगा जिसको लेकर लगातार बात है। अगर हम सोशल मीडिया पर जाते हैं या लोगों के बीच जाते हैं तो प्लाज्मा डोनेशन की बहुत बात हो रही है कि भाई प्लाज्मा डोनेशन, और लोग प्लाज्मा डोनर को ढूंढ रहे हैं बार बार। क्या आपको लगता है ये कब जरूरी होता है प्लाज्मा डोनेट करना, और किस मरीज के लिए फायदेमंद है? क्या सबके लिए कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो कोरोना का गंभीर रूप से पीड़ित है, क्या उसके लिए प्लाज्मा डोनर मिलना उस सबके लिए जरूरी है क्या? देखिए, अभी डॉक्टर गुर्तू साहब ने आई थिंक रेमडेसिविर की विषय बताया, इसी तरह से जो प्लाज्मा, क्योंकि ऐसा है कि आज के दिन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है हमारी और सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी है, उसका असर उतना ही डॉक्टरों के ऊपर पड़ता है, बिकॉज एक पैनिक सिचुएशन होती है। जब पैनिक हो रखा है तो उसके अंदर एक जो सोच जो आपको ठंडे दिमाग से करके करना है, मैं इसको दूसरी तरह से बोलता हूँ कि एक तरह का हमारे अंदर एम्बुश है। एम्बुश को आप तभी सर्वाइव करेंगे जब आप कूल मानसिकता के साथ उसका ध्यान रखेंगे। अब आपके सवाल पे आता हूँ कि हम ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या? प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली हाइपर इम्यून सीरम है। जैसे कि पेशेंट को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन का कहीं प्रिक लगा, या आपको किसी और वायरल इन्फेक्शन का प्रिक लगा, जैसे चिकन पॉक्स किसी को एक्सपोजर हुआ, तो जो शुरू का फेज होता है किसी भी इन्फेक्शन के अंदर, जिसके अंदर आपको जब संक्रमण आता है और उसके लक्षण आते हैं, उसके बीच के पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, और उसके बाद बीमारी शुरू होती है। सो एक पहले संक्रमण होता है, संक्रमण के अंदर कीटाणु और शरीर के जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके बीच में द्वंद्व होता है। शरीर जीत जाए तो बीमारी नहीं होती, शरीर नहीं जीते तो आपको बीमारी हो जाती है। इसका मतलब यह कि आपके शरीर के अंदर उसको रोकने की क्षमता नहीं है। अब आपके शरीर को रोकने की क्षमता कहाँ से आती है? शरीर को रोकने की क्षमता बॉडी के अंदर व्हाइट सेल्स देते हैं। पहले हमारी इन्नेट इम्यूनिटी हम बोलते हैं, उसके बाद आपके लिम्फोसाइट्स है जो एंटीबॉडीज भी बनाते हैं और टी सेल्स भी। हम जब भी कोई पेशेंट है, ये आप ये मान के चलिए कि प्लाज्मा थेरेपी इज एन एंटीवायरल ट्रीटमेंट। जैसे रेमडेसिविर या कोई और एंटीवायरल दवाई की बात करते हैं, उसी तरह से सिंपल समझने के लिए ये जरूरी है कि प्लाज्मा इज एन एंटीवायरल ड्रग। और इसके अंदर जब शुरू के ट्रायल्स हुए और जो से ये कई, जिस तरह ये आपने इस तरह का अभी पीछे जब सेरेलियोन के अंदर आपका पूरा एपिडेमिक हुआ था मार्सबर्ग वायरस और इबोला का, उसमें भी वैक्सीन उसके यूज किया गया था, और जगह भी जहां वायरल फीवर्स हो रहे हैं वहां पे इसके अंदर एंटीबॉडीज की मात्रा बहुत लार्ज मात्रा में होती है। क्योंकि जब भी आप वैक्सीन देते हैं तो क्या करते हैं, आप शरीर में एंटीबॉडीज चाहते हैं। जब आपको जिस पेशेंट को पहले बीमारी हो रखी हो
उससे उसको लाभ हुआ हो, और उसके अंदर जब हम एंटीबॉडी जो उस बीमारी को रोक सकती है, उस कीटाणु को रोक सकती है, जब हम उसको साफ करके देते हैं तो हम उसको एंटीबॉडी थेरेपी, हाइपर इम्यून, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या पॉलीक्लोनल जो मिला के मिक्सचर देते हैं। लेकिन अगर आप अनप्यूरिफाइड फॉर्म में एक सर्टेन क्वांटिटी देख के अगर आप अंदर देंगे उसको, ब्लड प्लाज्मा को, तो वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। इसकी कंट्रोवर्सी इसलिए हो रही है कि जब हमने शुरू में ट्रायल किए, जो प्लेसिक ट्रायल इंडिया से हुआ, जो बीएमजे में छपा, या जो दूसरी जगह ट्रायल छपे, उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला मोर्टेलिटी में। इसी तरह लेकिन अभी जो नया ट्रायल छपा न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, उसके अंदर यह दिखाया गया कि एल्डरली लोगों को अगर आपने वो प्लाज्मा दी जिसमें कि अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज थी, उससे उनके अंदर उनकी हम मौत को लगभग 1/3 तक कम कर पाए। कहने का अभिप्राय यह है कि जब हमने शुरू में ट्रायल किए थे उस समय हमारे पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं थी, टेस्टिंग नहीं थी। आज हमारे पास टेस्टिंग की फैसिलिटी है, देख के करके तब हमको डिसाइड करना है कि जिस पेशेंट को देना है, पहली बात तो यह कि उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए। तो ये आमतौर पे विंडो पीरियड जो हमारे पास पहले 7 से 10 दिन का है जी। एक बात। दूसरी बात, जो आपको प्लाज्मा देना है उसके अंदर क्वांटिटी इतनी अच्छी और रोबस्ट होनी चाहिए कि वो अंदर जाके प्लाज्मा को रोक सके। ये 2 शर्तें पूरी होनी जरूरी है। लेकिन पेशेंट्स को अगर मान लीजिए 10वें दिन 11वें दिन एंटीबॉडीज आ गई और आप मरीज को भगा रहे हैं, इसका कोई तुक नहीं है। आपको ये मान के चलना पड़ेगा 7 से 10 दिन तक लगभग 50% पेशेंट्स में एंटीबॉडीज आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसका जो हम ऑफर करते हैं फर्स्ट 7 to 10 डेज के अंदर, खास तौर पे अगर पेशेंट्स को कोमॉर्बिडिटीज है, मोटापा है, शुगर है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स हैं, या किसी कारण से हम कोई एंटीवायरल दवाइयां, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी, जो स्मॉल सबसेट है जहां रेमडेसिविर दी जा सकती है और नहीं दे पाते हम उसमें, तो वहां हम इसको ऑफर करते हैं। और प्लाज्मा डोनेशन में बिल्कुल क्लियर है कि कायदे के हिसाब से पेशेंट जिसको पहले RT-PCR प्रूवन आपको कोविड हुआ है, जो आपको कंफर्म करता है इन्फेक्शन है, और उसके लगभग 1 महीने के बाद अब हम देखते हैं, शुरू में तो डिल्यूशन किया था क्योंकि 28 दिन के आसपास अच्छी क्वांटिटी में मात्रा आ जाती है, तो तब हम यूज कर सकते हैं उस प्लाज्मा को, और उसको आपको ब्लड में क्वांटिटेटिव चेक करना है, तब देना है। अब वो फेज नहीं है कि आज मैंने एक दिया फिर दूसरे मरीज से दिया। और फाइनली एक और जो सवाल इसमें बार बार आ रहा है, जो लोग पूछ रहे हैं कि साहब हमने अगर आपका इंजेक्शन लगवा लिया, हमने वैक्सीन लगवा लिया, तो क्या हम डोनेट कर सकते हैं? बिल्कुल। अभी तक जो भी प्रक्रिया आई है उसके हिसाब से बाय एंड लार्ज रिकमेंडेशन उसके अगेंस्ट है। उसमें हम तब दे सकते हैं अगर किसी को भी RT-PCR पॉजिटिव रहा है, उसके साथ वैक्सीन लगा है, तो वो एक सब ग्रुप है जिसको हम अभी कहते हैं कि आप ले सकते हैं, यानी कि जिसको वैक्सीनेशन लगा। क्योंकि एक सवाल आया था, संजीव कुमार मेरे से पूछ रहे थे, वैक्सीनेशन जिनका हुआ उनको प्लाज्मा डोनेट, ऐसा नहीं है कि सब कर सकते हैं, जिनको RT-PCR हुआ हो। जी जी जी। मेरे साथ एक मेहमान और गौरव राय जी इस वक्त बिहार से, पटना से जुड़ रहे हैं। गौरव राय जी बहुत खास मेहमान और इस समय एक मैसेज देने के लिए हमारे साथ है, क्योंकि इस वक्त बड़ा जरूरी है कि समाज में हम सब एक दूसरे की मदद करें। गौरव राय जी खुद पिछले साल कोरोना के शिकार हुए थे और उसके बाद इन्होंने अपना ऑक्सीजन बैंक बाकायदा बनाया है। अपनी छोटी सी गाड़ी में रोज जो जरूरतमंद होते हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। अब तक 900 से ज्यादा लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाकर उनकी जान बचा चुके हैं। गौरव राय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और पूरे देश की तरफ से नमन सलाम आपको कि आप जिस सेवा भाव में लगे हैं। आपके मन में ख्याल क्यों आया और कैसे आप ये सब काम करते हैं रोज? जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ तो ऑक्सीजन ऑल ऑफ सडन मेरा लेवल जो था 54-64 के करीब चला गया, 54। तो मैं किसी तरीके, उस समय मेरे किस्मत का दोस्त है, जो मेरे मित्र थे कोई साथ नहीं आए। किसी तरीके से मैं पत्नी के साथ गाड़ी चलाते हुए पटना, बिहार का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है PMCH, मैं PMCH पहुंचा और जी ऑडियो में थोड़ा सा दिक्कत हुई। गौरव राय जी का ऑडियो नहीं मिल रहा हमें, लेकिन जैसा मैंने बताया 900 से ज़्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं। मैं आपके पास फिर आऊँगा गौरव जी, अगर आपकी आवाज़ हमें मिलती है। डॉक्टर अनिल गुर्टू, इस वक्त जो परिस्थितियाँ, जो हालात जो हैं, उसमें सबसे बड़ी सलाह लोगों को आज आप क्या देंगे? क्योंकि एक तरफ
बीमारी भी हम देख रहे हैं आसपास हमारे, कोई ना कोई व्यक्ति इस तरह की खबर आती है कि जिसकी कोरोना से मृत्यु हो गई। उसके कारण लोग थोड़ा डर भी रहे हैं, पैनिक में भी हैं, और ये भी खबरें लगातार आ रही हैं, कभी ऑक्सीजन की कमी, कभी दवाओं की कमी, कहीं पर जो है बेड्स की कमी। तो ऐसे में आप इस वक्त लोगों को सबसे बड़ी, सबसे जरूरी सलाह क्या देना चाहेंगे? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सलाह यही है कि अगर हम कोविड की आज की स्थिति को भी अगर एक संदर्भ में, पर्सपेक्टिव में, परिप्रेक्ष्य में ढालें तो क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि अभी भी 85 से 90% लोग जो कि कोविड से संक्रमित हैं उनको हल्की बीमारी है, बहुत हल्की, माइल्ड या अर्ली मॉडरेट, सीवियर नहीं है जिसकी वजह से उनको क्रिटिकल केयर में जाना पड़े या मौत का डर है। 85 to 90% लोग अभी भी माइल्ड केसेस, अपने आप को माइल्ड केसेस में पाएंगे। तो उस वक्त, क्योंकि उनको इस वक्त सवाल यह है, प्रॉब्लम क्या है कि हर एक व्यक्ति को एक या दो और ऐसे व्यक्तियों के बारे में नॉलेज है, जानकारी है जो कि मर गए हैं या जो कि वेंटिलेटर पे हैं, हर एक को नेटवर्क के जरिए, क्योंकि ये फैल गया है। तो अगर मुझे हल्का सा भी आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता हूं, हल्की सी छींक भी आ जाती है, तो मेरे को ध्यान क्या आता है? ये नहीं कि 90% कुछ नहीं होगा मुझे ध्यान उस व्यक्ति का आता है जो कि इस वक्त वेंटिलेटर पे है, जिसकी मौत हो गई है। तो वो मेरे लिए एक तरह का पूरा संदर्भ बन जाता है और मैं सारा नजरिया अपनी तरफ उसी लेंस से के जरिए से देखता हूं और पैनिक में चला जाता हूं कि अब मेरे को भी वही होएगा जो उसको हुआ था, यानी मौत या वेंटिलेटर। ये भूल जाता हूं कि 90% चांस ये है कि मुझे कुछ भी नहीं होएगा, ये बहुत हल्का माइल्ड कोविड होएगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन है जो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे फैलता है और एक तरह का पैनिक, मास पैनिक, अस्पताल भागो। तो उसमें आप घर पे रहें। अगर आपको कोविड है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो आप अपने आप से ये पूछें, क्या मुझे सांस लेने में कोई तकलीफ है? अगर है तो एक पल्स ऑक्सीमीटर लेके आए। अगर नहीं है तो आप ठीक हैं। क्या मुझे 3 दिन हो गए और बुखार अब भी बढ़ रहा है, तीसरे दिन के बाद भी, पहले 100 था, फिर 101 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, मतलब तीसरे दिन के बाद भी बुखार ऊपर की तरफ जा रहा है? अगर नहीं, कुछ नहीं, पैरासिटामोल लेते रहें 6-6 घंटे में। ठीक है। अगर हां तो डॉक्टर से संपर्क करें। क्या मेरी खांसी कंट्रोल में है या 3 दिन के बाद भी उसकी गति बढ़ रही है? पहले कम थी, फिर ज्यादा हुई, या पूरे दिन रहती है, रात को भी तंग करती है, बात करते हुए भी तंग करती है? अगर नहीं तो कुछ नहीं, घर पे रहें और हाँ, स्टीम भाप वगैरह लें, और अगर हाँ तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है। और अगर इनमें से डॉक्टर साहब जल्दी से रोक रहा हूं आपको क्योंकि मेरे पास एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उर्वशी हमें उन्नाव से फोन करे, जल्दी से उनका फोन ले लेते हैं, उनका सवाल, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। उर्वशी जी जल्दी से अपना सवाल पूछिए। सर जी। सर एक्चुअली मेरी जो ननद है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू पे है वो अभी, और उनका जो सैचुरेशन लेवल है, कल वो 94-95 था लेकिन आज वो 80 हो गया है। तो सर अब हम उसके लिए क्या करें और मेडिसिन वगैरह कैसे क्या दें उन्हें जो वो अच्छे से ठीक हो जाए? अभी वो हॉस्पिटल में है, डॉक्टरों की देखरेख में? देखरेख में है, अभी हॉस्पिटल में है वो। जी जी। डॉक्टर गुटू, आप इन्हीं के सवाल के साथ अपनी बात को जल्दी से खत्म कर दे। देखिए, 1 या 2 बारी अगर 80% आ रहा है उसका कोई मायने नहीं रखता, लगातार ट्रेंड क्या है। 94-95 तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इनफैक्ट उतने अच्छे की जरूरत भी नहीं है आजकल। 93-92%, 90% तक भी बहुत अच्छा है। 90 से जब कम होता है तो हम उसको हाइपोक्सिया कहते हैं, हम थोड़ा हाई रखते हैं इसको अपनी सेफ्टी के लिए, 94-93। सो कल तक तो इनका बहुत अच्छा था। 1 या 2 रीडिंग अगर लो है तो उससे कोई डरने की बात नहीं, ट्रेंड देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली इनका नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे। अगर ये नेजल 5 लीटर है तो उसको 10 लीटर कर देंगे, 10 पे नहीं हो रहा तो फिर हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन देंगे 60 लीटर तक, और उससे भी नहीं हो रहा तो बाईपैप या नॉन इन्वेजिव लगाएंगे। तो ऐसे ऐसे जाएंगे ताकि वेंटिलेटर की जरूरत आखिर में ही पड़े या ना पड़े। तो ये होएगा। और घर में आपको एक पल्स ऑक्सीमीटर ले लीजिए अगर आपके संक्रमण बढ़ रहे हैं, और उसमें आप चेक कर लीजिए 93 के ऊपर है तो आपको कुछ नहीं डरने की बात है। 93 के नीचे जाता है, जैसे जैसे 90 की तरफ आता है तब आप डॉक्टर से
सलाह कर लें, करें, पेट के बल सोएं और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सांस लेने की बिल्कुल एक्सरसाइजेस करते रहें और पेट के बल कम से कम हर 4-4 घंटे पेट के बल लेटें, सोएं। 2 तकिए छाती पे, 2 तकिए पेल्विस पे, जिसको प्रोन हम कहते हैं कि प्रोन पोजीशन है। जाहिर सी बात है उर्वशी जी, आपको जवाब मिल गया होगा और अभी डॉक्टर की देखरेख में आपकी मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब से मैं थोड़ा सा डॉक्टर गुर्तू से डिफर करूंगा। अच्छा, जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। मैं इंटेंसिव केयर का आदमी हूं। डॉक्टर साहब ने एक जनरल पैनिक खत्म करने के लिए जो बात बोली बिल्कुल ठीक बोली, लेकिन जो इनका सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। अगर ये 94 से 80% आया, सीरियस मैटर है, इसको राइटली नहीं लेना है और इसके अंदर स्टेरॉइड्स जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था वो होगा, ऑक्सीजन थेरेपी होगी, प्रोन पोजिशनिंग होगी। उस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन हाँ, एक वैल्यू की जगह ट्रेंडिंग की वैल्यू है। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है पल्स ऑक्सीमीटर में, मिडिल फिंगर के अंदर 1 मिनट तक स्टेबलाइज करके, उल्टा लेट के, सीधा और चल के 6 मिनट करके, बिकॉज ये वी लुक आफ्टर इंटेंसिव केयर यूनिट्स। इसलिए ये चाहते हैं कि अगर पेशेंट्स को आना है हॉस्पिटल में तो थोड़ा सा जल्दी आए रादर देन लेट, क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि 60% 65% पे आ रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं मिल रही। लोग ने जो डॉक्टर साहब ने कहा वो 100% सही है। ठीक है सर। के बाद वाला जो हिस्सा है उसमें केयरफुल रहने का आप सबसे बड़ी बात है। चलिए, बिल्कुल डॉक्टर पे विश्वास रखिए, केयरफुल। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर्स में सलाह करते रहने, डॉक्टर में अपने भरोसा रखना है और साथ साथ अपना ख्याल आपको रखना है। ये बड़ी जरूरी बात है, सबको इस बात का ख्याल रखना है और इसमें हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुर्टू और साथ साथ डॉक्टर ध्रुव चौधरी, आपका भी। गौरव राय जी से हमारी आज खुलकर बात नहीं हो पाई, लेकिन जरूर हम अपने अगले किसी शो में उनसे बात करेंगे। 900 लोगों की अब तक जाने बचा चुके हैं वो। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको फिर याद दिला दूं कि मास्क जरूर लगाइए जब भी आप बाहर निकलें, ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, लगातार देखते रहिए। नमस्कार।